Assalamu alaikum students. Here I am Ansar Azim, your physics teacher. Today is my lecture number 12, that is of unit number 3, dynamics. Here I will explain you Newton's laws of motions. These are total 3 numbers. Today I will explain you 2 of them. Let's start with Newton's first law of motion. According to Newton's first law of motion, a body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line, provided no net force acts on it. न्यूटन के मुताबिक अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली जो है वो मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। अब यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो क्या है, बेसिकली ये साइड पे मैंने जो है ना येलो बॉक्स में इसकी जो है वो डेफिनेशन मेंशन की है, इसको अपने जो है वो लर्न करना है। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब कि अगर किसी बॉडी के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उनका अगर हम नेट इफेक्ट निकालते हैं, ठीक है, यानी कि उनको हम सम करते हैं, तो जो टोटल आता है हमारे पास दैट इज द नेट फोर्स। अब ये जो फोर्सेस हैं, ठीक है, कुछ जो है वो साइन में जो है डिफरेंट होती हैं, कुछ प्लस में होती हैं, कुछ माइनस में होती हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर एक टेबल है, उसकी लेफ्ट साइड पे भी फोर्स लग रही है, राइट साइड पे भी फोर्स लग रही है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड वाली जो है वो प्लस में होंगी, राइट साइड वाली जो है वो माइनस में होंगी, ठीक है जी। तो लेकिन टोटल इफेक्ट जो है वो क्या हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो कोई जो है वो नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है रेस्ट की भी न्यूटन ने जो है, मतलब एक एग्जांपल हम दे सकते हैं न्यूटन के मुताबिक, कि जैसा न्यूटन कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक कोई बॉडी या नेट फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं करती, जब तक तो कोई दूसरा बॉडी उठा के उसकी जगह चेंज नहीं कर देता, ठीक है। अगर वो किसी जगह पे कोई बॉडी प्लेयर है, लेट्स सपोज अगर एक बुक है टेबल पे पड़ी है, ठीक है, अब 10 दिन बाद भी आएंगे तो वो उधर ही पड़ी रहेगी, ठीक है। तो न्यूटन का जो मतलब कि जो डेफिनेशन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन कंडीशन उसने बता दी कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती, ठीक है, ठीक है। जब तक कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी तब तक वो जो है ना अपनी उसी पोजीशन में जो है वो रहेगा। और इसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली जो है वो मूव करता रहेगा। अगर एक बॉल है उसको आप जो है वो जमीन के ऊपर जो है रोल करते हैं तो वो क्या है कि वो कंटिन्यूसली बॉल जो है वो मूव करती रहेगी। लेकिन क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से बॉल जो है वो रुक जाती है। अगर ये जो नेट फोर्सेस के तौर पर काम कर रही है, ये रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, फ्रिक्शन की फोर्स होगी, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, अगर ये ना हो तो क्या होगा कि बॉल जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो मूव करती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। तो न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है बेसिकली यही है कि इसमें क्या है कि एक बॉडी जो है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मूव करता है तो वो मूव ही करता रहेगा, ठीक है, और उस वक्त तक मूव करता रहेगा जब तक कोई नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करती, जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स उसको जो है वो रोक नहीं देती, ठीक है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। और याद रखें कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसको न्यूटन का जो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने ऑब्जर्व किया है कि जब कोई ड्राइवर जो है बस में से जा रही है और ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई करता है तो हम क्या कहते हैं, या जो भी लोग जो उसमें जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है कि वो आगे की तरफ गिरते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो इसलिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। या अगर डबल डेकर बात है, ठीक है, तो जो ड्राइवर है वो ब्रेक जब अप्लाई करेगा तो क्या होगा कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, वो थोड़ा मतलब आगे की तरफ मूव करेगा और फिर रुकेगा, जबकि नीचे वाला जो है वो बस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो पहले रुक जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन जो है थोड़ा आउटवर्ड आएगा, वो फिर जो है ना वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह जो है
न्यूटन जो है इसका जो फर्स्ट लॉ है, याद रखें इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इन केस अगर पेपर में आ जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आपने फर्स्ट जो लॉ है उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल देंगे, बुक वाली एग्जांपल दे देंगे, अगर बुक है तो वो टेबल पे है तो टेबल पे ही रहेगी। बॉल की एग्जांपल दे देंगे, कोई और एग्जांपल दे देंगे जिसमें बॉडी जो है वो आप समझते हैं कि वो मूव कर रहा है और वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा और उस वक्त तक मूव करेगा जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड लॉ है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, इसमें ये है कि जब न्यूटन के मुताबिक कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, ठीक है, या नेट फोर्स एक्ट करती है, तो क्या होता है कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। न्यूटन के मुताबिक ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो फोर्स पर डिपेंड करती है एक्सेलरेशन जो है, दूसरा जो है मास पे डिपेंड करता है। अब फोर्स पे कैसे डिपेंड करता है, इसके हम सिंपल एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फोर्स पे कैसे डिपेंड करता है, अगर दो एक जैसे मतलब कि अगर दो एक जैसे बॉल है, ठीक है, वो आप उनको थ्रो करते हैं या रोल्ड करते हैं, एक के ऊपर कम फोर्स लगाएंगे एक पे ज़्यादा लगाएंगे, तो जो कम फोर्स वाली जो बॉल होगा वो बिल्कुल सेम है, एक जैसी सरफेस पे मूव कर रहे हैं, तो जो जिस पे कम फोर्स लगेगी वो जल्दी रुक जाएगा और जिस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी वो ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा और थोड़ा आगे जाके रुकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन और फोर्स जो है दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और इसी तरह हम सेकंड मैथ की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम फोर्स एक जितनी लगाते हैं, ठीक है, फोर्स सेम लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी के मैसेज जो है एक छोटा है एक बड़ा है, तो जो बड़े वाला होगा वो जल्दी रुक जाएगा और जो छोटा होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन और मास जो है दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे मैंने आपको अभी जो है वो एक्सप्लेन किया एग्जांपल दी। और सेकेंडली दिस एक्सेलरेशन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब हम इसको रिलेशन बना के लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ए है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जैसे यहाँ पे लिखा है, देखें जरा कि ए जो है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स का मतलब होता है जब आप 1/1 में लिखेंगे ना तो वो इनवर्स रिलेशन होता है। और फिर आपने इक्वेशन 1 और 2 या 1 2 इसको नाम दे देंगे ना तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, मतलब ये 1 है और इसी तरह सेकंड 1 जो है वो 2 है, ठीक है। फिर आप लिख देंगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे बाई कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, और अगर हम एफ निकालते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एम ए के। अब यहाँ पे जो है प्रोपोर्शनैलिटी साइन, जैसे आपको पता है कि हमेशा जो है हम इसको रिमूव करते हैं, और जब ये रिमूव करते हैं तो ऐसे ही नहीं रिमूव हो जाता, इसके लिए हमें जब हम इक्वल लगाएंगे तो साथ कोई कांस्टेंट भी लगाएंगे। तो एफ जो है किसके इक्वल आ जाएगा, के एम ए। यहाँ पे के क्या है, दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ इज इक्वल टू के एम ए। अगर एफ 1 न्यूटन हो, मास 1 kg और एक्सेलरेशन जो है ना वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ के विल आल्सो बिकम 1। तो के जो है ना वो भी 1 होगा, और जब के 1 होगा तो आप इक्वेशन में पुट करें जो उसने 3.2 गई है, ठीक है, बुक के मुताबिक 3.2 इक्वेशन है, लेकिन हम इसको 3 का सिंपल 3 लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर 1 है फिर 2 है, अब इसको 3 लिख सकते हैं। तो जब आप इसमें के की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। इसको हम कहेंगे कि दैट इज द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसके बाद जो है जो लास्ट में जो है न्यूटन की जो डेफिनेशन है ना, मतलब इस पे जो फोर्स है अगर हम उसका यूनिट देखें तो वो न्यूटन है, ठीक है। तो न्यूटन को भी डिफाइन करना है, दैट इज नॉट अबाउट द साइंटिस्ट, दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना कि साइंटिस्ट को डिफाइन कर दें कि न्यूटन कौन था और क्या किया उसने, ठीक है। न्यूटन को डिफाइन मतलब उसके बारे में नहीं लिखना। अगर आपने सिर्फ न्यूटन लिखा हुआ है तो आपने न्यूटन दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स उसको डिफाइन करना है।
तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। कि 1 न्यूटन एक फोर्स है जो कि एक बॉडी जिसका मास 1 kg है उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का की जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो 1 न्यूटन जो है इसको आप मतलब इजीली जो है न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं। और याद रखें कि जैसे F इक्वल टू एम है तो न्यूटन किसके इक्वल आ गया? क्योंकि F एम ए के इक्वल है, एम का यूनिट केजी हो गया और ए जो है ना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे जो है ना वो यहाँ पे जो है उसने जो है वो मेंशन किया है। ठीक है, जैसे ये देखो 1 न्यूटन जो है वो इसके इक्वल है एम ए के, तो एम का यूनिट मतलब कि मैथ का यूनिट केजी और ए एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन जो है ना वो किसके इक्वल होता है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये हमारा आज का आर्टिकल था। दो मतलब मैंने बता दिया। नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं आपको इसी में है, इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद फोर्थ क्या कहते हैं उसको मैथ और वेट का डिफरेंस बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, आप इसको याद करें। ठीक है, अच्छी तरह से अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।